एवरीवन जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग एकदम मस्त हैं, जबरदस्त हैं और आप सब लोग जमकर पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग अपनी लास्ट क्लास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 अपन लोग कर रहे थे और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में मैंने आप लोगों के साथ में क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका था। तो चलिए बेटा मेरे साथ में, हाँ जी, और मेरे साथ में अब आप लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आप लोग तैयार हैं? चलिए दोस्तों, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 से बिल्कुल तैयार हैं तो मेरे साथ में ध्यान से एक एक बात को सुने। इन May 2004 स्पीड लिमिटेड टुक अ बैंक लोन टू बी यूज स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग। बेटा स्पीड लिमिटेड ने एक बैंक लोन लिया है और बेटा ये जो बैंक लोन है वो नई फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है। द कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीट इन जनवरी 2005। सुन रहे हो तुम? देखो बेटा, लोन लिया कब है? 1 मई, लोन लिया है मई 2004 को और बिल्डिंग कंप्लीट भी हो गई कब? जनवरी 2005 को। तो आप मुझे बताइए इस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? काउंट करके बताओ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो कुल मिलाकर बेटा इसे रेडी होने में 9 महीने का समय लगा। तो बेटा हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट नहीं है और क्योंकि बिल्डिंग क्वालिफाइंग एसेट नहीं है तो इसमें बोरोइंग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन नहीं आता है। सुने, द बिल्डिंग वॉज पुट टू इट्स इमीडिएट टू यूज इमीडिएटली देयर आफ्टर। और बेटा हमने जनवरी से ही उसे हमने पुट टू यूज भी कर दिया। इवन दो बेटा अपने को, आप लोग जानते हैं पुट टू यूज से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है रेडी टू यूज से, बट ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एक्चुअल अमाउंट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग टिल इट्स कंप्लीशन वाज ₹18 लाख, whereas the total interest payable to the bank on loan for the period till 31st March 2005 amounted to ₹25 लाख। सवाल कहता है बिल्डिंग के कंप्लीशन तक, बिल्डिंग के कंप्लीशन तक जो हमारा इंटरेस्ट लगा वो 18 लाख रुपए का है और जो टोटल इंटरेस्ट लगा वो हमारा 25 लाख का है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद का इंटरेस्ट कितना है? 7 लाख। कितना है बेटा? 7 लाख। अच्छा, कैन ₹25 लाख बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग and thus be capitalized on plea that loan was specifically taken for the construction of factory building। ये बोल रहा है क्या पूरे के पूरे 25 लाख रुपए हम फैक्ट्री बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? और हमारा कंटेंशन, हमारा वाद विवाद का मुद्दा ये रहेगा कि भाई साहब ये जो लोन है ये स्पेसिफिकली बिल्डिंग बनाने के लिए लिया गया है तो इस लोन का जो भी इंटरेस्ट है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ना चाहिए। तो बेटा अब यहां पे आप क्या जवाब दोगे? देखो बेटा यहाँ पे 2 तरह के जवाब आप लोगों को देने हैं और प्लीज बिल्कुल ध्यान से सुने। बेटा आप लोगों को एक पॉइंट मैंने बताया था कि क्वालिफाइंग एसेट की जो कंडीशन है वो क्या है कि अगर किसी भी एसेट को बनाने में नेसेसरी टाइम जो है वो 12 महीने या उससे ज्यादा का है तो हम लोग उसे क्वालिफाइंग एसेट मानते हैं और उसी की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाता है। लेकिन हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक प्रावधान और है कि अगर आप, मैंने ये वाली बात आपको बताई भी थी कि अगर आप सर्कमस्टेंसेस को देखें और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आपको लगता है कि ये इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होना चाहिए, इवन तो उस एसेट को बनाने में 1 साल से कम का समय लग रहा है, तो भी आप लोग उसे क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हो। अब यहां पर देखा जाए तो 25 लाख रुपए काफी बड़ा इंटरेस्ट का अमाउंट है और ऑब्वियस बात है इंटरेस्ट का अमाउंट काफी बड़ा है तो 12 महीने से कम लगने के बावजूद मैं इसे क्वालिफाइंग एसेट मान सकता हूं, मैं इसे क्वालिफाइंग एसेट मान सकता हूं। इज इट ओके और नॉट ओके? अच्छा, अगर मैं इसे क्वालिफाइंग एसेट मान भी लूं तो भी ध्यान रखना रेडी टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर मैं इसे क्वालिफाइंग एसेट मान भी लेता हूं तो भी सिर्फ 18 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट रेडी टू यूज से पहले का है वही कैपिटलाइज हो सकता है, बाद का जो 7 लाख का इंटरेस्ट है वो तो किसी भी कंडीशन में कैपिटलाइज नहीं हो सकता।
तो दोस्तों आपको इसे जवाब देना है, आपको इसका जवाब दो हिस्सों में देना है। दे पाएंगे? पहला, इस एसेट को रेडी टू यूज होने में 1 साल से कम का समय लगा है, तो ये क्वालिफाइंग एसेट की परिभाषा में फॉल नहीं करती, तो आपको पूरे के पूरे 25 लाख रुपए P&L से राइट ऑफ कर देने चाहिए, 1 रुपए भी कैपिटलाइज नहीं करना चाहिए। दिस इज फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। नंबर 2, आप ये बोल सकते हैं इंटरेस्ट का अमाउंट सब्सटेंशियल है और इस वजह से हम ये मान सकते हैं इवन दो इस एसेट को कंप्लीट होने में, रेडी टू यूज होने में 1 साल से कम का समय लगा है, फिर भी हम इसे क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हैं क्योंकि सरकमस्टेंसेस हमें ऐसा करने के लिए दिख रही हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी आप सिर्फ रेडी टू यूज से पहले का इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज कर सकते हो, रेडी टू यूज के बाद का जो 7 लाख का इंटरेस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता। क्लियर है बात? पढ़िए। नो, ₹25 lakh cannot be treated as part of the cost of factory building. Para 19 of AS 16 on borrowing cost provides that capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete. बेटा, एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करना जरूरी है, अगर वो आपने कर ली, मतलब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, रेडी टू यूज है, तो उसके बाद का खर्चा आपको कैपिटलाइज नहीं करना है। वही बात जो अपन बोल रहे थे। Hence, what can be capitalized out of ₹25 lakh is only ₹18 lakh. The interest up to the period when construction was completed, January 2005. For deciding the period up to which interest is capitalized, it does not matter whether the funds have been borrowed generally or specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset. मतलब लोन चाहे स्पेसिफिक हो या जनरल बोरिंग का हो, लेकिन आप रेडी टू यूज के बाद का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा यहां पर पहला जवाब क्या होगा? वैसे देखा जाए तो ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, तो पूरे के पूरे 25 लाख P&L में जाने चाहिए। फिर दूसरी बात, इंटरेस्ट का अमाउंट सब्सटेंशियल है, तो उसे देखते हुए हम पीरियड कम होने के बावजूद इसे क्वालिफाइंग एसेट मान सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हम लोग रेडी टू यूज से पहले का जो इंटरेस्ट है 18 लाख का वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन बाद का जो इंटरेस्ट है 7 लाख वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, वो तो P&L में ही जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अगला सवाल। यहां से बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल अब यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। X Limited began construction of a new plant on 1st April 2011. बेटा नए प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1st April 2011 को। Obtain a special loan of ₹4 lakh to finance the construction of the plant. सवाल कहता है इस प्लांट के कंस्ट्रक्शन को फाइनेंस करने के लिए मैंने 4 लाख रुपए का लोन लिया है। बेटा ये लोन क्या इसी प्लांट के लिए लिया गया है? तो बेटा ये क्या है? स्पेसिफिक बोरोइंग। और आप लोग को मालूम है स्पेसिफिक बोरोइंग का पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज डायरेक्टली होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज 10%. द एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ द प्लांट वर एज फॉलोज। अब बेटा प्लांट पर जो हमने खर्चा किया वो कैसे हैं? 1st April 11 को 5 लाख रुपए खर्च किए, 1st August को 12 लाख, 1st January को 2 लाख। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग नॉन स्पेसिफिक लोन, बेटा नॉन स्पेसिफिक लोन मतलब जनरल बोरिंग कितना है? 23 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। और बेटा ये जो जनरल बोरिंग है इस पर इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 12%। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट कंप्लीटेड ऑन 31st March 2012. यू आर रिक्वायर्ड टू। बेटा प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम 31st March 2012 को कंप्लीट हो गया। आपसे रिक्वायर किया जा रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS 16 बोरिंग कॉस्ट। बेटा आपको ये बताना है कि आपका कितना इंटरेस्ट का अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए इस प्लांट की कॉस्ट में। आपको बेटा जर्नल एंट्री भी पास करनी है कॉस्ट की, बोरिंग कॉस्ट की, प्लांट के बारे में। बेटा प्लांट के लिए आपको
प्लांट की कॉस्ट की अकाउंटिंग भी करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, और बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज कर रहे हो उसकी भी जर्नल एंट्री पास करनी है। कर देंगे, कोई खास बात नहीं है। शुरू करें, पक्का? इसमें एक बात देखो, जनरल बोरिंग सिर्फ एक है, और जनरल बोरिंग क्योंकि सिर्फ एक है इसलिए आपको एवरेज रेट निकालने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा बेटा, अगर जनरल बोरिंग 4 होती तो आपको जनरल बोरिंग्स की एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ती, लेकिन बेटा इस सवाल में ऐसी दिक्कत नहीं है क्योंकि जनरल बोरिंग सिर्फ एक है। ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया। ठीक है, सॉल्व कर दें। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 मेरे साथ में करेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। चलिए बेटा, सबसे पहला अपन बिल्डिंग की एवरेज कॉस्ट निकालें। इसका मतलब क्या है अभी आप समझ जाओगे। बेटा ये बताओ, बिल्डिंग में मैंने 5 लाख रुपए लगाए 1 अप्रैल को, सॉरी प्लांट में, ये बिल्डिंग की जगह काट के कर दो प्लांट। प्लांट बेटा, प्लांट के कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने 5 लाख रुपए लगाए 1 अप्रैल को। तो एक बात मुझे जल्दी से ये बता दो कि 5 लाख रुपए पर कितने टाइम का ब्याज कैपिटलाइज होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का। बेटा आप लोगों को मालूम है कि आपकी 3 शर्तें हैं जिनके बाद ही इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन, बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर हो चुकी है, और नंबर 3 बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो चुकी है। अब अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पेमेंट 1 अप्रैल को हो रहा है तो आप 1 अप्रैल के बाद का इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज कर सकते हो। तो बताइए बेटा, 5 लाख पर 12 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए, कितना हो गया? 5 लाख 1 अप्रैल का। बेटा 1 अगस्त को आपने खर्चा किया 12 लाख रुपए का, तो आप मुझे बताइए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या इस 12 लाख रुपए पे 8 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए? 8 लाख रुपए। अच्छा, और बेटा फिर आपने 1 जनवरी को 2 लाख रुपए का खर्चा किया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, क्या इस पर 3 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए? तो बेटा मेरी कैलकुलेशन तो ये कहती है कि टोटल 13,50,000 पे इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। अब अगर आप दिमाग लगा के सोचो तो मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को पीरियड से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब इंटरेस्ट निकालने के लिए सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करना बाकी है। हाँ कि ना? आपको दिख रहा है, मैंने प्लांट के कंस्ट्रक्शन में जितना पैसा लगा उस पैसे को मैंने पीरियड से मल्टीप्लाई करके रख लिया, अब सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करना है। कैसे? पॉइंट नंबर बी, और प्लीज अब ध्यान से सुनना। अब आपको बेटा इस 13,50,000 पे इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। कैसे करना है वो अब आप लोग मेरे साथ में ध्यान से सीखना। ये बताओ कि अगर आपके पास स्पेसिफिक बोरोइंग का पैसा भी है और आपके पास जनरल बोरोइंग का पैसा भी है, तो आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि आप प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले कौन सा पैसा काम में लोगे? स्पेसिफिक बोरोइंग का। तो 13.5 लाख रुपए में आप ये मानेंगे कि 4 लाख रुपए तो जनरल बोरोइंग के हैं, इसका मतलब बाकी 9.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए स्पेसिफिक बोरोइंग के हैं, तो बाकी के 9.5 लाख रुपए जनरल बोरोइंग के।
स्पेसिफिक बोरोइंग पे इंटरेस्ट की रेट क्या लग रही है, जल्दी बताओ। हाँ जी, स्पेसिफिक बोरोइंग पे इंटरेस्ट लग रहा है 10% और जनरल बोरोइंग पे इंटरेस्ट लग रहा है 12%। तो बताओ बेटा, स्पेसिफिक बोरोइंग का इंटरेस्ट जो अपने को कैपिटलाइज करना है वो 40,000 है और 9,50,000 पे 1,14,000। पक्का बेटा, समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक बोरोइंग का पैसा पहले काम में लिया है ऐसा मानते हैं, बाद में जनरल बोरोइंग का पैसा। अब आप मुझे बताइए, टोटल इंटरेस्ट कैपिटलाइज्ड, बेटा हमें टोटल कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है? 40,000 प्लस 1,14,000, कुल मिलाकर बेटा आपको 1,54,000 का जो इंटरेस्ट है ये आपको कैपिटलाइज करना है। हाँ जी, पक्का? चलो जर्नल एंट्री कर दूं। बेटा आपको मेरी ये कैलकुलेशन समझ में आई? पहले मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को पीरियड से मल्टीप्लाई करके रख लिया, अब मल्टीप्लाई सिर्फ किससे करना है? रेट से, वो भी कर दिया। कोई दिक्कत? अरे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड। मैंने अमाउंट को पीरियड से पहले मल्टीप्लाई करके रख लिया, बाद में सिर्फ रेट से मल्टीप्लाई करने का काम रह गया, करके इंटरेस्ट निकाल दिया। अब क्वेश्चन कहता है भाई आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। एक बात मुझे बताइए, आपने कंस्ट्रक्शन पे कितने पैसे खर्च किए? 5, 12, 2, कुल मिलाकर कितना? 19 लाख। तो मैं एंट्री करूंगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक 19 लाख। बेटा मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया जो मुझे कैपिटलाइज करना है, कितना? 154, कर दो कैपिटलाइज। प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,54,000। तो देख लीजिए बेटा, मैंने प्लांट की कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर ली है और साथ में आप ध्यान से देखें कि मैंने 1,54,000 की बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज भी कर दिया है। मैंने दोनों काम कर दिए, यहां पर काम खत्म। पक्का? अच्छा चलिए बेटा, 10 के बाद में आप लोग निकाल लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 पे आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बेटा आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 11 को मेरे साथ में पढ़ें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मैसर्स आयुष लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2014। बेटा आयुष लिमिटेड ने अपनी नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2014 को। इट ऑब्टेन्ड 3 लाख स्पेशल लोन to finance the construction of the building on 1 January 2014 at an interest rate of 12% per annum। सवाल कहता है हमने स्पेसिफिक लोन लिया है 3 लाख रुपए का और उस पर इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 12%। ठीक है। द कंपनीज अदर आउटस्टैंडिंग टू नॉन स्पेसिफिक लोन्स वर। और बेटा कंपनी के जो बाकी नॉन स्पेसिफिक लोन है, मतलब जनरल बोरोइंग्स हैं, वो कितनी है? एक 6 लाख रुपए की है, एक 11 लाख रुपए की है। 11%, 13%। बेटा एक बात मुझे बताओ, अब की बार क्वेश्चन में जनरल बोरोइंग आपको 2 दे रखी हैं, तो अब की बार आपको एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। खैर
द एक्सपेंडिचर दैट वर मेड ऑन द बिल्डिंग प्रोजेक्ट वर एज फॉलोज। अब बेटा खर्चा किया गया जनवरी, अप्रैल, जुलाई और दिसंबर में। अब आपको मालूम है बेटा अलग अलग समय पर खर्चा हो रहा है, तो जिस दिन आपने बिल्डिंग में पैसा लगाया उस दिन के बाद का इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज हो सकता है। अगर आपने जनवरी में पैसा लगाया तो जनवरी के बाद का, फरवरी में पैसा लगाया फरवरी के बाद का, जुलाई में पैसा लगाया जुलाई के बाद का, तो उसके बाद का जो इंटरेस्ट है वही कैपिटलाइज हो सकता है। अच्छा, बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 December 2014 following the principles prescribed in AS 16 borrowing cost. Calculate the amount of interest to be capitalized and pass one journal entry for capitalizing the cost and borrowing in respect of the building. आपको बेटा एक जर्नल एंट्री पास करनी है बिल्डिंग की कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट दोनों को कैपिटलाइज करने के लिए। ठीक है, शुरू करूं। अब की बार ये बताओ जनरल बोरोइंग कितनी है? 2। तो भैया अब की बार आपको सबसे पहले निकालना है ए, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरोइंग। बेटा जनरल बोरोइंग पे एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना बेटा। 6 लाख रुपए के लोन पर 11% इंटरेस्ट लगा, 66,000 प्लस बेटा 11 लाख के लोन पर 13% इंटरेस्ट लगा, 1,43,000। तो बेटा ये आपका टोटल इंटरेस्ट है 17 लाख की टोटल बोरोइंग पर। तो आप मुझे बताइए पूरे लोन पर एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी पड़ी? 12.2941%। बेटा मेरी एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रही है 12.2941%। क्लियर है बात? अच्छा, नंबर बी, कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब आपको बिल्डिंग की एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। बेटा क्वेश्चन में सिर्फ जनवरी लिखा है, ये नहीं बोला 1 जनवरी या 31 जनवरी, तो मैं इसे 1 जनवरी मानूंगा। तो बेटा मैंने 1 जनवरी को अगर 3 लाख रुपए लगाए तो बेटा इस पर तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। बेटा मैंने 1 अप्रैल को 3.5 लाख रुपए लगाए तो उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। यदि मैंने 1 जुलाई को 5,50,000 कंस्ट्रक्शन में लगाए तो उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। और बेटा 1,50,000 अगर मैंने 1 दिसंबर को लगाए तो इस पर 1 मंथ का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। हाँ जी, तो ये आ जाएगा 3,50,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, 262,500। ये आ जाएगा 2,75,000 और ये आ जाएगा 12,500। तो बेटा मेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ रही है? 12,500, 2,75,000, 262,500 और 3 लाख। तो बेटा बिल्डिंग की एवरेज कॉस्ट आ रही है 8,50,000। बेटा बिल्डिंग की एवरेज कॉस्ट आ रही है 8,50,000। अच्छा एक बात मुझे बताओ, बिल्डिंग की एवरेज कॉस्ट 8,50,000 है, इसमें पहले मैं किसका पैसा इस्तेमाल मानूंगा? स्पेसिफिक बोरोइंग का 3 लाख, और बाकी का बचा हुआ जो 5,50,000 का पैसा है वो मैं मानूंगा जनरल बोरोइंग का। तो लिखो बेटा
पॉइंट नंबर सी, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। तो जो बोरोइंग कॉस्ट अपने को कैपिटलाइज करनी है वो कैलकुलेट करेंगे। बेटा हमारी एवरेज कॉस्ट है 8,50,000 की। इसके हम लोग दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट हो जाएगा स्पेसिफिक बोरोइंग, और दूसरा रहेगा जनरल बोरोइंग। स्पेसिफिक बोरोइंग है 3 लाख, जनरल बोरोइंग है 5,50,000। बेटा स्पेसिफिक बोरोइंग पर जो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, और जनरल बोरोइंग पे 12.2941% है। निकाल लीजिए बेटा, 3 लाख पे 12%, 36,000, और 5,50,000 पे 12.2941%, यार है 67618, 67618। तो बताइए बेटा बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड। तो बेटा हमारी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी कितनी? 103,618, 103,618। अच्छा आप लोग मुझे बोल सकते हैं सर इसमें अपने आंसर में और इसमें सर कुछ बुक के आंसर में कुछ रुपए का फर्क आ रहा है। कितने रुपए का फर्क आ रहा है? 21 रुपीस का। सर ये 21 रुपीस का फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा मैंने यहां पे 4 डेसिमल लिए हैं। अगर आप ज्यादा डेसिमल ले लेते तो सेम आ जाता। ज्यादा डेसिमल लूं? अच्छा जैसा तुम बोलो, लो ज्यादा डेसिमल ले लेते हैं। 66,000 प्लस 1,43,000 डिवाइडेड बाई 17 लाख इंटू 100, तो आ रहा है 12.294117,6%, 41176%। तो लीजिए बेटा यहां पर मैं भी लगा देता हूं 41176%। हाँ जी, तो कितना आ रहा है? 5,50,000 इंटू 12.294117,6%, तो आ रहा है 67618, लगभग उतना ही आ रहा है। तो बेटा फिर तो ये आंसर जो है इसमें आप लोगों को करेक्शन करना है, कर लीजिए। हाँ जी बेटा आंसर जो है 103,595। मुझे लग रहा था ये जो 21 रुपए का फर्क आ रहा है, ये 21 रुपए का फर्क आ रहा है डेसिमल की वजह से, नहीं। तो आप लोग इसे करेक्ट कर लेना, ये है 103,618, 103,595 नहीं है, 103,618 है। ठीक है, पक्का? चलो आगे आ जाओ। अब सवाल में मुझसे पहला सवाल पूछा गया था, बताओ कितनी बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है? 103,618। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन कहता है आपको एक सिंगल, एक वन जर्नल एंट्री पास करनी है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और बोरोइंग कॉस्ट दोनों को कैपिटलाइज करने के लिए। एक ही एंट्री करनी है। लो भाई, अगर एक ही एंट्री करनी है तो अभी कर देते हैं। बेटा बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे जो टोटल पैसा लगा वो आपका लगा है कितना? 3,50,000, 5,50,000 और 1,50,000, 13,50,000। तो बेटा 13,50,000 तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, और उसके अलावा 103,618 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है।
तो बेटा हमारी एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 1453618 1453618। तो लीजिए बेटा हमने जर्नल एंट्री पास कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक, इसमें बेटा मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर दी है और मैंने बोरोइंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज कर दी है। ठीक है बेटा, बुक में आंसर करेक्ट कर लिया 103618, पक्का, डन। ठीक है, चलिए बेटा देन क्वेश्चन नंबर 12, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं आई गेस। क्वेश्चन नंबर 12 करवा दिया था क्या मैंने? नहीं सर, आपने क्वेश्चन नंबर 8 ही करवाया था, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं करवाया था, इवन दो ये सेम ही क्वेश्चन है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो आपको रेट बदलने से जो नुकसान हुआ है उसमें से इंटरेस्ट की सेविंग के बराबर जो नुकसान है वो भी बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा और बाकी का लॉस मानकर P&L पे डालेंगे। याद है? चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 इसी के ऊपर है, तो आप सभी लोग मेरे साथ में जरा इस क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर लें। ये लीजिए, ये लीजिए बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्या आप सब लोग बिल्कुल तैयार हैं? तो सुनो, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शान बिल्डर्स लिमिटेड हैज बोरोड अ सम ऑफ $10 lakh एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2014-15 फॉर इट्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एट लिबॉर प्लस 3%। बेटा ये लिबॉर क्या है? लिबॉर होती है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट्स चलती है वो कैसे चलती है कि जो लिबॉर है वो तो हम लेंगे ही लेंगे आपसे, ठीक है, उसके अलावा हम आपसे कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेंगे वो आपको हम बता देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बता देते हैं कि भाई आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो लिबॉर प्लस 3% चार्ज किया जाएगा। वैसे भारत में इसका जुड़वा भाई चलता है, भारत में चलता है मिबॉर। मिबॉर है मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। ठीक है, तो लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट लिबॉर जो है वो तो चलता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और बेटा भारत में बेस रेट क्या है, उसे क्या बोलते हैं? मिबॉर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। मतलब जिस रेट पर एक बैंक दूसरे बैंक को लोन ऑफर करता है दैट इज कॉल्ड इंटर बैंक ऑफर रेट। तो आपको कम से कम इतना तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में 3% हम आपसे और चार्ज करेंगे। अच्छा, द इंटरेस्ट इज पेएबल एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बेटा इंटरेस्ट आपको कब देना है? साल के आखिरी दिन पर आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट एक्सचेंज रेट वॉज $56। बेटा जिस टाइम पर हमने लोन लिया उस दिन $1 की रेट थी 56। अब जो बात मैं समझाता जाऊं वो सुनना, ये मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूं। क्या ये टाइमलाइन? बेटा मैंने लोन लिया और मैंने लोन लिया $10 लाख का और उस दिन $1 की रेट थी 53। तो भाई कुल मिलाकर ये लोन 5,30 लाख का है। डन? सुनना अब ध्यान से, सवाल कहता है द रेट ऑन 31 मार्च 2015 इज 62 पर $। लेकिन बेटा साल का आखिरी दिन जो है 31 मार्च, उस दिन $1 की रेट हो गई 62। और बेटा $1 की रेट अगर 62 हो गई तो जो $10 लाख का लोन है वो चुकाने के लिए अब आपके कितने पैसे लगेंगे? 6,20 लाख। बेटा जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन $1 की रेट 53 थी, तो उस दिन आपको पैसे मिले 5,30 लाख रुपीस। आज $1 की रेट बढ़कर 62 हो गई है। इसका मतलब अगर आपको $10 लाख का लोन चुकाना है तो आज आपको 6,20 लाख रुपीस लगेंगे।
तो आप मुझे बताइए डॉलर की रेट बदलने से क्या आपको 90 लाख का नुकसान हो गया है? डॉलर की रेट बढ़ने से आपका 5 करोड़ 30 लाख का लोन 6 करोड़ 20 लाख का हो गया, तो आपको तो 90 लाख का नुकसान लग गया क्या? अच्छा 56 है, ओके 56 5 करोड़ 60 लाख, अब ठीक है। अच्छा 5 करोड़ 60 लाख का लोन बढ़कर 6 करोड़ 20 लाख का हो गया, तो आप मुझे बताइए क्या यहां पर अपने को डॉलर की रेट बढ़ने से नुकसान हुआ है 60 लाख का? अच्छा सुनिए अब ध्यान से, इफ शान बिल्डर लिमिटेड बोरोड द लोन इन इंडिया इन इंडियन रुपीज इक्वलेंट, द प्राइसिंग ऑफ लोन वुड हैव बीन 10.5%। अगर ये 5 करोड़ 60 लाख का लोन, अगर ये 5 करोड़ 60 लाख का लोन अगर भारत में लिया जाता ना, तो इस पर इंटरेस्ट लगता कितना? 10.5%। तो बेटा अगर ये लोन भारत में लिया हुआ होता ना, तो इंटरेस्ट लगता 58,80,000। ठीक है। अच्छा लेकिन सुनो, सवाल ये कह रहा है कंप्यूट द बोरोइंग कॉस्ट एंड एक्सचेंज डिफरेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबल लिबोर इज 1%। बेटा लिबोर क्या है? 1%। बेटा ये बताओ, मैंने लोन लिया है लिबोर प्लस 3% पे और लिबोर 1% है, तो लिबोर है 1 प्लस 3%, तो मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4%। अब देखो, अब ये जो अगर ये लोन भारत में लेता तो ब्याज लगता 58,50,000 का। ये लोन मैंने लिया डॉलर में, कितने डॉलर का? 10 लाख डॉलर का। इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 4%। बेटा लिबोर 1% है, लिबोर प्लस 3% 4%। और बेटा ये ब्याज वर्ष के अंत में चुका रहे हो, और आपको मालूम है बेटा वर्ष के अंत में $1 की रेट क्या है? 62। तो 10 लाख का 4% इंटू 62। बेटा ये लोन मैंने बाहर से लिया, तो मुझे इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 24,80,000। आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरा सेविंग ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मुझे इंटरेस्ट की सेविंग कितनी हो रही है? 34 लाख। मेरी इंटरेस्ट की सेविंग कितनी है? 34 लाख। एक बार देख लेते हैं, 5 करोड़ 60 लाख का 10.5%। नहीं बेटा 5880 आ रहा है। अरे सुना क्या? अब यहां पे ध्यान से देखना, यह सवाल 2 मिनट का है। सुनो बेटा, तुम्हें यहां पे एक्सचेंज लॉस कितना हो रहा है? तुम्हें एक्सचेंज लॉस हो रहा है बेटा 60 लाख का। ठीक है, तुम्हें एक्सचेंज लॉस कितना हो रहा है? 60 लाख का। और तुम्हारी इंटरेस्ट की सेविंग कितनी है? 34 लाख की। अब तुम लोग जानते हो बेटा, जो तुम्हारा 60 लाख का लॉस है, इसमें से 34 लाख का जो लॉस है वो बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, और बाकी जो बचा 26 लाख का लॉस वो एक्सचेंज डिफरेंस माना जाएगा, और वो जाएगा कहां? P&L में। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सर BCC मतलब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड, सर 28,80,000 का इंटरेस्ट तो आपने पे किया है, प्लस इंटरेस्ट की सेविंग के बराबर, इंटरेस्ट की 24,80,000 है, इंटरेस्ट की सेविंग के बराबर जो एक्सचेंज लॉस है आप उसे भी बोरोइंग कॉस्ट मानोगे, तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी हो जाएगी? 58,80,000। और बेटा जो आपको एक्सचेंज डिफरेंस P&L से चार्ज करना है वो कितना?
भाई 60 लाख का एक्सचेंज डिफरेंस था, उसमें से 34 लाख को आपने बोरोइंग कॉस्ट मान लिया, तो बाकी का जो 26 लाख है वो पी एंड एल में जाएगा। नहीं आया समझ में? बेटा आपको पता है ये सेम क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके। अरे बोलो ना, बात समझ में आ रही है? एक्सचेंज लॉस 60 लाख का है, उसमें से बोरोइंग कॉस्ट की सेविंग के बराबर पैसा बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, बाकी का लॉस माना जाएगा पी एंड एल में जाएगा। तो 60 लाख में 34 लाख जितना मेरा इंटरेस्ट सेव हो रहा है उतना पैसा बोरोइंग कॉस्ट माना जाएगा, बाकी का 26 लाख एक्सचेंज लॉस माना जाएगा, वो पी एंड एल में चला जाएगा। ठीक है, आंसर नीचे दिख गया, समझ में आ गया पूरा? आंसर पूरा मेरा किया हुआ समझ में आ गया? कोनो समस्या, कोनो दिक्कत? अरे बोलो बेटा, कोई दिक्कत? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? ओके, अगर कोई दिक्कत नहीं तो बहुत ही बढ़िया बात है।